कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है जिसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। यहाँ हजारों कैदी रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस जेल में कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी, लेकिन उन्होंने कभी भागने के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश की सजा सीधी मौत है। सीन कट होता है और हम कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं। एंडी अमेरिका के एक बड़े बैंक में बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और उसके लवर के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा देता है। एंडी कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किए, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं होता। इसलिए जज उसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल शॉशैंक रिडेम्पशन भेज देता है। एंडी के साथ कई और कैदियों को भी जेल के अंदर लाया जाता है। जैसे ही ये नए कैदी अंदर आते हैं, अंदर के पुराने कैदी आपस में शर्त लगाने लगते हैं कि आज रात इन नए कैदियों में से कौन सबसे पहले लोएगा। इसके लिए वे लोग एक डिब्बी सिगरेट की शर्त लगाते हैं। हर कैदी एक नए कैदी को चुन लेता है। तभी रेड नाम का एक पुराना कैदी एंडी पर दाव लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत मासूम और अमीर है और उसने कभी मुश्किलें नहीं झेली होंगी। उसे यकीन होता है कि एंडी आज जरूर रोएगा। नए कैदियों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही पुराने कैदी नए लोगों को डराने लगते हैं ताकि उनमें से कोई रो दे। तभी एक नया कैदी रोना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे घर जाना है। गार्ड आते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो गार्ड उसे बाहर निकालकर बहुत मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। रेड ये देखकर समझ जाता है कि एंडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सबके डराने पर भी उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। अगली सुबह रेड हार कर अपने दोस्त को एक डिब्बी सिगरेट दे देता है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है, जिसे यहाँ रहते लगभग 50 साल हो चुके हैं। एंडी समझदारी से ब्रुक्स से जेल के सारे नियम और कैदियों के बारे में जानने लगता है। ब्रुक्स उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगर बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड के पास जाना। ये सुनकर एंडी तुरंत रेड के पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से कुछ भी मंगवा सकते हो। रेड कहता है कि हाँ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं लाता जो किसी को मारने या भागने में काम आए। एंडी कहता है कि उसे एक हैमर यानी छोटा हथौड़ा चाहिए। रेड शक में पूछता है कि हथौड़ा क्यों चाहिए, कहीं किसी को मारने का इरादा तो नहीं। एंडी कहता है कि नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रेड हंसते हुए कहता है कि अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। वो दूर खड़े कुछ खराब किस्म के लोगों की तरफ इशारा करता है जिनकी नजर एंडी पर होती है। अगले दिन रेड एंडी के लिए वो हथौड़ा मंगवा देता है। हथौड़ा बहुत छोटा होता है, जिसे देख रेड मन में सोचता है कि इससे सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। ब्रुक्स के जरिए वो हथौड़ा एंडी के सेल तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है, तब वही 3 लोग जिनकी उस पर बुरी नजर होती है उसे पकड़ लेते हैं। एंडी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन 3 लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। वे लोग उसे बहुत मारते हैं और फिर उसके साथ गलत करते हैं। ऐसा कई बार होता है और लगातार 2 साल तक चलता रहता है। एक दिन अनाउंसमेंट होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। एक टीम बनाई जाती है जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। ये लोग छत पर काम करने लगते हैं और इनकी निगरानी एक बहुत सख्त गार्ड हेडली करता है, जो छोटी सी गलती पर भी कैदियों की बुरी तरह पिटाई करता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं, तब हेडली थोड़ा परेशान दिखता है। वो अपने साथी गार्ड से कहता है कि उसके भाई की हाल ही में मौत हो गई है और उसके अकाउंट में $30,000 पड़े हैं। अब उसके भाई का इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए ये पैसे उसी के हैं। लेकिन हेडली परेशान इसलिए है क्योंकि अगर वो इन $30,000 को अपने अकाउंट में डालेगा तो सरकार टैक्स के नाम पर लगभग सारे पैसे ले लेगी। हेडली ये बातें अपने साथियों से कर रहा होता है और उसी समय एंडी भी ये सब सुन लेता है। क्योंकि एंडी एक बड़ा बैंकर था, उसे पता था कि इस पैसे को टैक्स दिए बिना कैसे निकाला जा सकता है। एंडी तुरंत हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? ये सुनकर हेडली गुस्से में आ जाता है और एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, जैसे उसे नीचे फेंकने वाला हो। लेकिन एंडी जल्दी से कहता है कि अगर हेडली अपनी बीवी पर भरोसा करता है और उसे लगता है कि वो उसे धोखा नहीं देगी, तो वो आसानी से अपने भाई के पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है बिना टैक्स दिए। वो ये भी कहता है कि सरकार का एक रूल है कि कोई भी आदमी अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एंडी ये भी कहता है कि अगर वो बाहर के किसी वकील को रखेगा तो वो बहुत पैसे लेगा, लेकिन एंडी ये काम उसके लिए फ्री में कर सकता है। तब हेडली पूछता है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम मेरे सभी दोस्तों को बियर पिला देना। अगले ही दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर पी रहे होते हैं। यानी एंडी ने हेडली का टैक्स बचाने वाला काम कर दिया था। लेकिन खुद एंडी बियर नहीं पीता,
वो एक कोने में बैठकर अपने साथियों को खुश होकर बियर पीते हुए देखता है। उसके साथी एंडी से बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन था। एंडी की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। समय गुजरता जाता है और धीरे धीरे एंडी और रेड की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेल में कैदियों के लिए फिल्म लगाई जाती है। सभी कैदी रीटा हेवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। उसी समय एंडी रेड के पास आकर कहता है कि उसे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए क्योंकि पूरे जेल में सिर्फ रेड ही था जो बाहर से कुछ भी मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी फिल्म हॉल से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर वही 3 लोग खड़े होते हैं जो पहले एंडी के साथ गलत करते थे। वे लोग एंडी से कहते हैं चलो हमारे साथ, लेकिन इस बार एंडी साफ मना कर देता है। एंडी के मना करने पर वे उसे पकड़ लेते हैं। एंडी उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला होता है और वे 3, इसलिए वे लोग उसे बहुत मारते हैं। पर इस बार वो उसके साथ गलत नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने एंडी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जिस आदमी ने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है तो वही ऑफिसर खड़ा होता है जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था। किसी ने इस ऑफिसर को बता दिया था कि उसी कैदी ने एंडी को इतना मारा कि वो 1 महीने अस्पताल में रहा। ये सुनकर वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी अस्पताल से वापस अपने सेल में आता है तो उसे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का बड़ा पोस्टर मिलता है। ये रेड की तरफ से एक वेलकम गिफ्ट होता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जेल का वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड एंडी के सेल में आते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं। कुछ खास नहीं मिलता तो वार्डन की नजर एंडी के पोस्टर पर पड़ती है। वो कहता है कि वैसे तो सेल में पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं है, पर तुम इसे लगा सकते हो। असल में तलाशी लेना एक बहाना था। वार्डन को उस ऑफिसर ने बता दिया था कि एंडी ने किस तरह उसका टैक्स बचाया, इसलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वार्डन वो बाइबल ले लेता है और बाहर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आता है और बाइबल एंडी को देते हुए कहता है मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उसके जैसे समझदार आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में पहले से ही ब्रुक्स नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा था। तभी वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था, एक दूसरे ऑफिसर को भी एंडी के पास लाता है। उस नए ऑफिसर को ITR का एक मसला होता है जिसे एंडी कुछ ही मिनटों में ठीक कर देता है। इसके बाद पूरे जेल में एंडी की काफी चर्चा होने लगती है। समय गुजरता जाता है और सालों के साथ एंडी का काम बढ़ता जाता है। इस वजह से एंडी को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी में अचानक ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और बिना वजह उसे मारने की धमकी देने लगता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता था। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके थे। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीती थी और वो भूल चुका था कि बाहर की दुनिया कैसे चलती है। ये जेल ही उसकी असली दुनिया बन चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो किसी को मार देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और वो जेल में ही रह सकेगा। एंडी उसे समझाता है और उसकी बात मानकर ब्रुक्स उस कैदी को छोड़ देता है। अब चाहकर भी ब्रुक्स को जेल से निकलना पड़ता है। बाहर आकर उसे दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जहां पहले सड़कों पर 1-2 गाड़ियां दिखती थीं, अब हर तरफ गाड़ियों की भीड़ थी। कुछ दिनों बाद उसे एक सुपरमार्केट में नौकरी मिलती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है। उसे लगता है कि वो जेल में ही ज्यादा सुरक्षित था। कई बार उसके मन में आता है कि कोई क्राइम करके वापस जेल चला जाए, पर वो बूढ़ा हो चुका था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बाहर की तेज रफ्तार जिंदगी उसे मानो कुचल देती है। वो इस दुनिया में खुद को अकेला और बेकार महसूस करता है और आखिरकार वो अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने दोस्तों के लिए एक खत लिखता है। खत पढ़कर जेल के सभी कैदी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में कैदियों को बाहर लेकर जाकर काम करवाया जाता है ताकि उन्हें मेहनत से पैसे कमाने का एहसास हो सके। कैदी भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बाहर की हवा खाने को मिलता था। लेकिन वार्डन का असली मकसद कुछ और होता है। वो इन कैदियों से आधी कीमत पर काम करवाकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। बाहर की मजदूर टीमें महंगी होती थीं, लेकिन कैदी तो फ्री में काम कर देते थे। इसलिए वार्डन लगभग मुफ्त की लेबर का इस्तेमाल करता है और बहुत पैसा कमाता है। ये सारा पैसा ब्लैक मनी होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर था। वो वार्डन की सारी ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल देता है। वो ये पैसा एक ऐसे इंसान के नाम पर जमा करता है जो असल में इस दुनिया में होता ही नहीं। अगर कभी पुलिस को पता भी चले तो वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो पैदा ही नहीं हुआ। इसी दौरान जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। टॉमी बहुत युवा और दोस्ताना स्वभाव का था। उसने कम उम्र में ही कई जेल देख ली थी, इसलिए वो जल्दी ही बाकी कैदियों से दोस्ती कर लेता है। एक दिन कैफेटेरिया में टॉमी सबको बताता है कि वो कई सालों से चोरी कर रहा है, इसलिए कई जेलों में जा चुका है और इस बार भी चोरी की वजह से ही यहाँ आया है।
ये सुनकर एंडी उसे बताता है कि अगर वो बार बार पकड़ा जा रहा है तो चोरी उस पर सूट नहीं करती, उसे चोरी छोड़ देनी चाहिए। टॉमी को एंडी की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो रेड से एंडी के बारे में पूछने लगता है। टॉमी कहता है कि एंडी बहुत ही समझदार और अच्छे इंसान है। फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि इतना अच्छा इंसान जेल में क्यों है। रेड उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का कत्ल किया था, इसलिए उसे उम्र कैद हुई है। ये सुनकर टॉमी चुप हो जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। इसके बाद वो एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड खड़े होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था, वहां मुझे एक कैदी मिला था जिसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया। चोरी करते समय घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उस चोर ने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि लवर थे, और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने जब इस डबल मर्डर की जांच की तो पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों को उस बैंकर ने ही मारा है। इसलिए पुलिस ने उस बैंकर को अपनी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया। यही हमें पता चलता है कि एंडी बिल्कुल बेगुनाह था। ये सब जानकर एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडी वही आदमी है जो उसके काले पैसे को सफेद बनाता है और उसके सारे गंदे राज जानता है। वार्डन जानता है कि अगर एंडी जेल से आजाद हो गया तो वो न तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके काले धन के सारे राज भी खुल जाएंगे। इसलिए वार्डन एंडी से कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसी कहानियां मुझे रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो जाऊं तब भी मैं तुम्हारे राज नहीं खोलूंगा, लेकिन वार्डन उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने पर भी ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। एंडी गुस्से में वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इसके बाद वो सीधे टॉमी के पास जाता है और टॉमी से पूछता है कि तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं क्या वो सच है। टॉमी कहता है हाँ बिल्कुल सच है। फिर वार्डन पूछता है कि अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो क्या तुम कोर्ट में भी यही बात कहोगे। टॉमी कहता है हाँ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है और गार्ड तुरंत टॉमी पर गोलियां चला देता है। टॉमी वहीं मर जाता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया। उसे पता चलता है कि वार्डन कितना घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। वार्डन जवाब देता है मेरा काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस जेल को तुम्हारे लिए नर्क बना दूंगा। जाते जाते वार्डन सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी एक बहुत डरावनी जगह थी, जहां घुप अंधेरे में कैदी को पूरे 1 महीने अकेले रहना पड़ता था। अब एंडी 1 महीने पहले ही काल कोठरी में काट चुका था और अब उसे 1 और महीना उसी अंधेरी छोटी सी कोठरी में रहना पड़ेगा। बाहर पूरे जेल में ये खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल में मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने बिताने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, कहते हैं कि इंसान वहां जाकर खुद को भूल जाता है। एंडी कहता है मैं वहां एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की मरम्मत करूंगा और वहां मुझे एक जुगाड़ू आदमी चाहिए होगा जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में एंडी रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल कर देती है। तुम्हें हकीकत की दुनिया में वापस आना पड़ेगा, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक पता बताता है और कहता है जब तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना, वहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वो आगे कहता है उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का एक पत्थर मिलेगा, उसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है। जब तुम रिहा हो जाना तो वहां जाकर उस पत्थर को उठाकर उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। ये कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वो वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रख देता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और कहता है इन्हें प्रेस कर देना और जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी अपने सेल में लौट आता है। उधर दूसरी तरफ रात को रेड बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं खुद को मार न ले।
इस तरह रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सभी कैदियों के सेल खुलते हैं और सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। पिछले 20 सालों में यह पहली बार हुआ था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से नहीं निकला। रेड की नजर भी एंडी के सेल पर होती है और उसकी टेंशन बढ़ती रहती है। उसे डर लगता है कि कहीं एंडी ने खुद को खत्म तो नहीं कर लिया। तभी एक गार्ड गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है, लेकिन अंदर पहुंचकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सेल में कोई नहीं था, एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है, लेकिन उसमें एंडी के पुराने जूते रखे होते हैं। उसी समय पूरे जेल में सायरन बज उठता है। यह सायरन किसी कैदी के भागने का होता है। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और देखता है कि एंडी गायब है। वो सिक्योरिटी गार्ड को आदेश देता है, जाओ रेड को बुला कर लाओ। वो हमेशा एंडी के साथ रहता था। रेड को बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड कहता है, मुझे क्या पता। वार्डन गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, क्या वो भूत था जो रातों रात गायब हो गया? गुस्से में वार्डन पत्थर उठाकर गार्ड्स और रेड पर फेंकने लगता है। एक पत्थर वो दीवार पर लगे पोस्टर पर मारता है, लेकिन पत्थर टकराकर गिरता नहीं बल्कि पोस्टर को फाड़ते हुए अंदर चला जाता है। वार्डन पोस्टर के पीछे हाथ डालता है और देखता है वहां एक बड़ी सुरंग बनी हुई थी। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो दीवार बहुत मजबूत थी। बिना मशीन के उसमें सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने ये नामुमकिन काम 20 सालों में कर दिखाया। इसके बाद गार्ड्स उस जगह जाते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है, वही हथौड़ी जिससे एंडी ने 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी थी जिससे एंडी ने 20 सालों तक अपनी सेल की दीवार में सुरंग बनाई, इतनी बारीकी से कि किसी को पता तक नहीं चला। दीवार से जो मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में डालकर ग्राउंड में बिखेर देता था। आखिरी बार जब एंडी ने वार्डन के लिए काम किया था तब उसने वार्डन के काले पैसों वाले सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे और उसकी जो बाइबल थी उसे चालाकी से वार्डन की तिजोरी में ऐसे रख दिया कि वार्डन को लगा कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़े पहनता है और उनके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है। और जो जूते वार्डन ने उसे शीशे की तरह चमकाने के लिए दिए थे, एंडी वही जूते पहनकर बाहर निकल जाता है। रात होते ही जब सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, एंडी अपने सेल में बनाई हुई सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले से गटर पाइप में रेंगता हुआ बाहर निकल जाता है। ये वो जेल थी जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग सका था, लेकिन एंडी उस 2 किलोमीटर लंबे गटर पाइप से रेंगकर बाहर निकल जाता है। अगली सुबह एंडी उसी बैंक पहुंचता है जहां वार्डन का सारा काला पैसा रखा था। ये पैसे कैसे आदमी के नाम पर थे जो असल में इस दुनिया में है ही नहीं। ये पूरा डॉक्यूमेंट वाला सिस्टम एंडी ने ही बनाया था और उस अकाउंट के ओनर का जो सिग्नेचर था वो भी जेल में बैठकर एंडी ही करता था। इसलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके पास उस नकली आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंडी बैंक से कुल $3,70,000 निकाल लेता है। यानी एंडी ना सिर्फ आजाद हुआ बल्कि पैसों से भी मालामाल हो गया। यही हमें पता चलता है कि एंडी जिस दिन जेल में आया था उसी दिन से उसने ये पूरा प्लान बनाना शुरू कर दिया था। वार्डन ने एंडी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था। इसलिए अब एंडी वार्डन के काले पैसों के सबूत मीडिया को भेज देता है। अगली सुबह ये खबर अखबारों में छप जाती है। जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल मिलती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। वार्डन जब पेज पलटता है तो उसे हथौड़ी का निशान दिखता है। असल में एंडी ने बाइबल के पेजों को काटकर उन्हें हथौड़ी के सांचे जैसा बना दिया था। उसी के अंदर वो अपनी हथौड़ी छिपाता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में आया था और उसने एंडी की बाइबल लेके वापस उसको दी थी, तब भी हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर छिपी हुई थी। ये देखकर वार्डन को बहुत बड़ा झटका लगता है। उधर वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। जेल के बाहर रिपोर्टर्स और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद रेड भी जेल से रिहा हो जाता है। उसे सरकार की तरफ से एक नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में रेड का मन नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में बिताए थे। रेड वही कमरे में रहता है जहां ब्रुक्स रहा करता था और धीरे धीरे रेड को भी लगता है कि वो अपनी जान दे दे, पर तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। इसके बाद रेड गाड़ी लेकर उस जगह की तरफ रवाना हो जाता है। वो उस बड़े घास वाले मैदान में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और पास में पत्थरों की एक दीवार होती है। दीवार पर एक काले रंग का पत्थर होता है। रेड उस पत्थर को उठाता है तो उसे नीचे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एंडी का एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है कि एंडी उसी जगह पर रेड का इंतजार कर रहा है जिसके बारे में उसने जेल में बताया था। आगे एंडी लिखता है, उम्मीद एक अच्छी चीज होती है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है। जब वो समुद्र किनारे पहुंचता है तो वो एंडी को अपनी नाव ठीक करते हुए देखता है। वही जगह, वही सपना जिसके बारे में एंडी ने जेल में बात की थी। और रेड हमेशा कहता था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।